जय हिंद साथियों, मैं जीएस राजपूत आपके सामने लेके आया हूँ मध्यकालीन भारत के इतिहास का ये दूसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तुर्क का भारत पर आक्रमण किस तरीके से हुआ। हमने आपको पहली क्लास पढ़ा रखे हैं, पहली क्लास अपलोड हो चुकी है। जिसने नहीं देखी है पहली क्लास फिनिश करेगा, फिर दूसरी क्लास पे आएगा। और दूसरी क्लास में देखो, हमने पहली क्लास में आपको पढ़ा रखा है कि भारत पे सबसे पहले जो आक्रमण हुआ वो तुर्कों का हुआ, फिर अरबों का हुआ, और दूसरा जो आक्रमण हुआ बेटा वो तुर्कों का हुआ। फिर उसके बाद भारत पर जो आक्रमण करने वाले लोग होते हैं वो होते हैं मिस्र के लोग। तो यहां से हम पढ़ने जा रहे हैं। अब पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरे लेक्चर में हम तुर्क पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, तुर्क का आक्रमण भारत पर होता है। देखिए, जो तुर्क होते हैं कहीं ना कहीं वो पूरे भारत पे आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। जो हमने अरबियों को देखा था, अरबियों ने भारत में आकर सिंध विजय प्राप्त की थी। अब उसके बाद तुर्की आएंगे तो तुर्की पूरे भारत पे आक्रमण करने का प्रयास करेंगे और पूरे भारत से धन दौलत लूटने का प्रयास करेंगे और इस्लाम का प्रचार करेंगे। ठीक है, समझिए। अगर हम इस बात इनको समझें तो ये कहां से आए हैं, कौन है, मूल स्ट्रक्चर क्या है इनका, समझते हैं। देखिए, ये भारत वाला क्षेत्र है, हम ये पंजाब देख रहे हैं, ये पीओके को सेट किया हुआ है, ये अफगानिस्तान है। ठीक, अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है गजनी। क्या नाम है? गजनी। और उस समय गजनी का जो शासक होता है उसका नाम होता है अल्पतगीन। क्या नाम है? अल्पतगीन। अल्पतगीन ने गजनी पर एक वंश की स्थापना की, उस वंश का नाम है यामनी वंश। क्या, वो कौन सा वंश है? यामनी वंश। यामनी वंश की स्थापना होती है और यामनी वंश का संस्थापक एक तरीके से अल्पतगीन होता है। इसके बाद इसका गुलाम या इसका दमाद अल्पतगीन वंश पे शासन करता है। इसके गुलाम या दमाद का नाम है सुबुत्तगीन। सुबुत्तगीन 977 से लेके 997 ईस्वी तक यहाँ जो गजनी क्षेत्र है उस पर ये अधिकार करता है। इसके लड़के का नाम है महमूद गजनबी। ये आ गया है महमूद गजनबी, जो मुख्य धारा में आएगा, हमें इसी को पढ़ना है साथियों। ठीक है, तो ये किसका पुत्र है? सुबुत्तगीन का है। सुबुत्तगीन किसका दामाद है? अल्पतगीन का है। सुबुत्तगीन किसका गुलाम है? अल्पतगीन का। अल्पतगीन कौन है? जिसने यामनी वंश की स्थापना की। कहां की? गजनी पर। गजनी कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में। गजनी एक स्थान का नाम है। बढ़ते आगे, देखिए, जो सुबुत्तगीन है इसके लड़के का नाम है महमूद गजनबी। ये महमूद गजनबी होता है जो भारत पे आक्रमण करेगा। कहीं ना कहीं यामनी वंश पे बाद में जाके महमूद गजनबी का क्षेत्राधिकार हो जाता है। हमने सेट किया हुआ है कि बाद में क्या है, महमूद गजनबी का अधिकार हो जाता कहां पे भैया? गजनी क्षेत्र में। अब ये क्या करता है, आगे देखते हैं। ये जो गजनी होता है, अब सबसे पहली बात एक आती है कि ये तुर्क लोग भारत में कहां से आए, तुर्क कहां के लोग थे और भारत में आए तो कहां से आए। देखो, भारत के ऊपर जो क्षेत्र पड़ता है उसका नाम है चीन। तो ये चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाले लोग थे। तुर्क एक जनजाति थी जो भारत में आके आक्रमण करेगी। तो हम बात समझ गए कहां से आए, उत्तरी पश्चिमी चीन वाले क्षेत्र से भारत आए और यहां ये गजनी में अपनी स्थापना किए, वहां रहे। उसके बाद कहीं ना कहीं भारत में आक्रमण करने का प्रयास किए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, भारत पर विदेशी आक्रमणों का एक क्रम सेट है, जिसमें हम आपको बता चुके हैं कि अरब आएंगे, तुर्क आएंगे, मिस्र के लोग होंगे, तुर्की के लोग होंगे। तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, महमूद गजनबी मुख्य धारा में आ गया है। महमूद गजनबी अपने पिता के बाद यामनी वंश पे बैठता है और यामनी वंश कहां है? गजनी में। गजनी कहां है? अफगानिस्तान में। गजनी का पहला शासक कौन होता है? अल्पतगीन। अल्पतगीन यामनी वंश की स्थापना करता है। सुबुत्तगीन कौन होता है? अल्पतगीन का दामाद या गुलाम। इसका सुबुत्तगीन का पुत्र कौन होता है? महमूद गजनबी। आगे समझते हैं इस बात को। देखिए, महमूद गजनबी जब गद्दी को संभालता है उस समय मात्र ये 27 वर्ष का होता है। और हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा रखा है कि इससे पहले जो भारत पर मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है उस समय वो मात्र 17 साल का होता है। समझिए, आगे बढ़ते हैं। ये बैठता है गद्दी पर 997 से लेके 1030
ईस्वी तक। तो ये भारत में आक्रमण करने का काम करता है। महमूद गजनबी का जो पहला आक्रमण होता है वो पंजाब और मुल्तान वाले क्षेत्र में होता है। समझिए, देखिए महमूद गजनबी भारत पर पहला आक्रमण करता है 1000 या 1001 ईस्वी में, और पहला आक्रमण जहां करता है वो क्षेत्र ये होता है काबुल और पंजाब वाला क्षेत्र। यहीं अगर देखें तो मुल्तान भी हम लोगों ने पढ़ा था। काबुल, उस समय काबुल और पंजाब वाला एरिया एक ही होता है। समझिए, उस पे एक वंश होता है जिस वंश का नाम होता है शाही वंश, और शाही वंश का वहां राजा जो होता है जिसका नाम है जयपाल, और जयपाल के लड़के का नाम है आनंदपाल। समझिए, जब 1001 ईस्वी में महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण करता है तो वो क्षेत्र होता है पंजाब या काबुल वाला क्षेत्र। शाही वंश के राजा कौन, यहां जयपाल शासन कर रहा होता है। जयपाल के विरुद्ध इसका महमूद गजनबी का पहला आक्रमण होता है और यहां जयपाल हार जाता है। क्या है, बेहिंद का युद्ध, पहला बेहिंद का युद्ध जयपाल और गजनबी के बीच हुआ। गजनबी जयपाल जो शाही वंश का राजा होता है, कहीं ना कहीं ये अच्छे राजाओं में से एक आता है। आत्मसम्मान की बात होती है, जब जयपाल हार जाता है तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और जयपाल अपना पूरा राजपाट आनंदपाल को देकर आत्महत्या कर लेता है। यहां से क्वेश्चन निकल के आता है साथियों, क्या निकल के आता है कि जब भारत पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया तो उसके बाद भारत के कौन से राजा ने आत्महत्या की? तो आत्महत्या किसने की थी? जयपाल ने। जयपाल कौन था? शाही वंश का राजा, और फिर उसने पूरी संपत्ति किसको दे दी थी? अपने पुत्र आनंदपाल को। आनंदपाल पर भी आक्रमण किसका होता है? महमूद गजनबी का। गजनबी आनंदपाल पर जब आक्रमण करता है तो उसे बेहिंद का द्वितीय युद्ध बोलते हैं। समझिएगा, अगर बेहिंद का प्रथम युद्ध बोला जाए जयपाल गजनबी के बीच में, बेहिंद का द्वितीय युद्ध बोला जाए तो आनंदपाल और गजनबी के बीच में। गजनबी कहां का होता है? गजनबी के पिताजी का नाम सुबुत्तगीन। सुबुत्तगीन किसके दामाद होते हैं? अल्पतगीन। अल्पतगीन का गुलाम कौन होता है? सुबुत्तगीन। सुबुत्तगीन यामनी वंश में बैठते हैं। सुबुत्तगीन के बाद महमूद गजनबी यामनी वंश में बैठता है जो कि गजनी में होता है, और गजनी जो गजनी होता है, महमूद गजनबी होता है, ये भारत पे आक्रमण करेगा पंजाब और काबुल वाले क्षेत्र में। ध्यान से समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये एकलव्य क्लासेस झांसी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे क्लासें जारी हो गई हैं। ठीक है, अभी क्लासें कुछ समय के लिए रोक दी गई थी, अब कक्षाएं निरंतर चालू हो जाएंगी। समझिए आगे। ये महमूद गजनबी होता है, ये उस समय के खलीफा के समक्ष ये शपथ लेता है कि हमें कहीं ना कहीं हर वर्ष भारत पे आक्रमण करना है। अब ये उस समय का खलीफा कौन होता था? अल आहिद बिल्लाह। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि बिल्लाह उस समय का खलीफा होता था जिस समय गजनबी क्या है? शासन कर रहा होता है। गजनबी खलीफा के समक्ष शपथ लेता है कि हम हर वर्ष भारत पर आक्रमण करेंगे, और पहला आक्रमण इनका कहां हो जाता है? हमने जैसे अभी बताया, कहां पे? शाही वंश के राजा जयपाल पे। तो ये जयपाल को भी हरा देते हैं और जयपाल की आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद ये आनंदपाल को भी हरा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया। कितने बार? 17 बार। मेन उद्देश्य क्या होता था? उद्देश्य इतना है, धन दौलत लूटना है, इस्लाम का प्रचार प्रसार भारत के अंदर करना है, बाकी क्षेत्राधिकार से इन्हें कोई मतलब ना है। समझिए आगे की तरफ। महमूद गजनबी जो है इसको हिंदू वंश के हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ने के लिए विख्यात है, इसलिए इसको मूर्ति भंजन के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं पहली सुल्तान की उपाधि धारण किसने की, तो महमूद गजनबी ने पहली सुल्तान की उपाधि धारण की। हमने कहा भारत पे इसने 17 बार आक्रमण किया। अगर हम बात करते हैं 16 में आक्रमण की, तो सबसे विख्यात सुप्रसिद्ध इसका आक्रमण होता है, जो आक्रमण सोमनाथ मंदिर पे करता है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के दक्षिण वाले क्षेत्र यानी सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में है। उस समय वहां का राजा भीम फर्स्ट था। कौन था? भीम फर्स्ट था, जो कि भाग दौड़ खड़ा हुआ। ठीक, सोमनाथ मंदिर जो है उसमें किसकी मूर्ति हुआ करती? तो शिवलिंग। शिवलिंग का वहां जो मंदिर था, शिव भगवान का मंदिर था, शिव भगवान की मूर्ति तोड़ दी गई। यानी मूर्ति भंजन के नाम से किसको जानते हैं? तो जानते हैं हम किसको? मूर्ति भंजन के नाम से महमूद गजनबी को। ठीक है, उसके बाद इसके साथ 3 दरबारी कवि आए। कितने? 3। हालांकि 4 होते हैं पूरे पूरे, ठीक है, लेकिन यहां पे अगर हम बात करते हैं तो 3 की ही चर्चा है, 3 को ही मेन जानना है। क्यों? क्योंकि उनको बुकों से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दरबारी कवि, तो इनके साथ एक दरबारी कवि था अरबी।
कौन था? एक अरबी दरबारी कवि था जिसका नाम अगर हम देखेंगे तो अलबरूनी है। क्या नाम है? देखिए, अरबी लेखक इसके साथ में आया था जिसका नाम अलबरूनी है, और इसकी जो बुकें हैं वो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां पे हम देखेंगे। देखिए, हमने कहा जो गजनबी है कहीं ना कहीं उद्देश्य किस बात का है? केवल धन दौलत लूटना है, इस्लाम का प्रचार करना है। देखिए, जो अलबरूनी ने बुकें लिखी उसका नाम है किताब उल हिंद, दूसरी बुक है तहकीक ए हिंद। ध्यान से समझिएगा, बुकों को अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में यहां से पुट अप होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ उतबी भी आया और इसके साथ एक लेखक और आया जिसका नाम है फिरदौसी। फिरदौसी द्वारा शाहनामा लिखा गया है। पूछा जाता है शाहनामा बुक किसकी है? तो जो गजनबी था उसके साथ में कुछ लेखक आए थे जिसमें से एक फिरदौसी भी है, और फिरदौसी द्वारा शाहनामा लिखा गया है। तो इसने भारत पे कुल मिला के कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। और 1025 का जो आक्रमण है वो सुप्रसिद्ध आक्रमण है जो गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में सोमनाथ मंदिर पर होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं महमूद गजनबी का यहां पे लास्ट होता है कि महमूद गजनबी से जो क्वेश्चन आंसर पेपर में पुटअप होते हैं, तुम्हें यहां जहां तक जानना जरूरी है वहां तक महमूद गजनबी का चैप्टर क्लोज। चलिए तो हम आगे पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी को। गौरी कहाँ का शासक था और भारत में क्यों आक्रमण किया है? क्या वजह रही है कि भारत में ये आक्रमण किया और सफल भी रहा है? चलिए हम समझते हैं आगे। मोहम्मद जो गौरी था वो गौर पे शासन कर रहा था कहीं ना कहीं, और गौर को हम देखेंगे, गौर महमूद गजनबी के क्षेत्राधिकार में पहले आया करता था। समझिए, बढ़ते हैं। ये मोहम्मद गौरी है। गौरी गौर का एक शासक है जो भारत में आक्रमण करेगा। उद्देश्य क्या रहेगा? उद्देश्य यह है धन दौलत लूटना, इस्लाम का प्रचार करना। और भारतीय कुछ राजा ऐसे भी हुए जिन्होंने विदेशी राजाओं को आमंत्रित किया अपने यहां युद्ध लड़ने के लिए, अपने यहाँ के राजाओं को ही परास्त करने के लिए। तो समझते हैं हम आगे, देखिए बढ़ते हैं। पहला आक्रमण इसका कहां हुआ? तो देखिए समझिए, 1175 में पहला आक्रमण करेगा, 1178 में दूसरा करेगा, फिर हम तराइन के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और चंदावर के युद्ध में भी इसकी भूमिका देखेंगे। तो पहले हम लोग बढ़ते हैं, पहला युद्ध इसने किसके विरुद्ध पहला आक्रमण इसने किया? तो देखिए, पहला आक्रमण जो इसने किया है वो किया है किसके विरुद्ध? पहला आक्रमण करता है ये मुल्तान पर। मुल्तान के विरुद्ध ये आक्रमण पहला करता है और 1175 में, ठीक है, वहां से धन दौलत लूटता है। उसके बाद आगे बढ़ता है 1178 में इसका पहला द्वितीय जो आक्रमण होता है वो होता है पाटन पर, गुजरात वाले क्षेत्र में। और वहां पे एक राजा होते हैं भीम द्वितीय। भीम द्वितीय इसे बहुत बुरी तरीके से हरा देते हैं। तो यहां भीम द्वितीय की जीत हो जाती है एवं गौरी की यहां हार हो जाती है। गौरी यहां पे हार जाता है, ठीक है, गौरी क्या कर जाता है? हार जाता है। यहां पे आगे की तरफ थोड़ा सा और बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो द्वितीय युद्ध में ये हार गया, उसके बाद ये गौर वापस जाएगा, उसके बाद फिर से भारत में आक्रमण करने का प्रयास करेगा, लेकिन उसके लिए भारत के ही राजा कहीं ना कहीं इसे बुलाएंगे। तो समझिए कौन वो राजा होते हैं। देखिए, भारत में प्राचीन भारत के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है एक वंश जिसका नाम होता है गहड़बाल वंश। गहड़बाल वंश में जो राजा होते हैं उनका नाम है जयचंद। जयचंद अपनी पुत्री का संयोगिता का स्वयंवर रचाते हैं जिसमें पृथ्वीराज चौहान, जो चौहान वंश के राजा होते हैं, वो यहां पे भूमिका निभाते हैं और संयोगिता का अपहरण कर लेते हैं। इसके चलते जयचंद क्या करता है? गौरी को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है और ये भरोसा दिलाता है कि हम भी आपके साथ में चौहान वंश के राजा क्या है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध आक्रमण करेंगे। तो हरियाणा वाले क्षेत्र में एक युद्ध होता है जिसका नाम है तराइन का फर्स्ट युद्ध। और तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 में होता है मोहम्मद गौरी और चौहान के बीच में, जिसमें गौरी की हार हो जाती है। अच्छा, हार की एक प्रमुख वजह यह भी रहती है कि यहाँ पे जो जयचंद होते हैं, जयचंद इनका साथ देने से मना कर देते हैं। चौहान साहब की ये यहाँ जीत हो जाती है। अच्छा, भारतीय राजा कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती करते थे।
बड़ी गलती क्या थी कि जो विदेशी आक्रमणकारी होते थे उनको हरा तो देते थे, लेकिन उनको ये छोड़ देते कहीं ना कहीं। ठीक, इस छोड़ने का जो सिलसिला था वो ही बाद में इनके लिए मुसीबत बनता था, वो हम यहां समझाने वाले हैं। समझिए, अब तराइन का फर्स्ट युद्ध में ये गौरी हार जाता है, गौर वापस चला जाएगा, 1 साल बाद अपनी सेना इकट्ठी करेगा, उसके बाद फिर से दोबारा से ये लड़ने के लिए आएगा। तो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। कब होता है? 1191 में पहला, 1192 में यहां ये द्वितीय युद्ध में क्या हो जाता है, चौहान साहब यहां हार जाते हैं और गौरी की यहां जीत हो जाती है। गौरी की यहां जीत हो जाती है। गौरी यही नहीं रुकता है मित्रों, आगे बढ़ता है और जो गहड़बाल वंश के राजा थे जिनने बुलाने के बाद धोखा दिया था, चौहान के विरुद्ध में वो नहीं लड़े थे। क्यों? क्योंकि चौहान पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था, बाद में नहीं लड़े, तो कहीं ना कहीं ये दुश्मनी तो पैदा हो ही गई थी, जिसके चलते क्या हुआ है, ये जो गौरी साहब हैं उन्हें 1194 में फिर से आक्रमण किया है और 1194 में आक्रमण किया, चंदाबर का युद्ध बोला जाता है और कन्नौज वाले क्षेत्र में ये जगह पड़ती है, वहां पे जयचंद को ये हरा देता है। ठीक है, जयचंद की यहां हार हो जाती है और गौरी की यहां पे जीत हो जाती है। तो ये रहा साथियों मोहम्मद गौरी का जो मोहम्मद गौरी का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें निकल के आती हैं, तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदाबर युद्ध, कौन लड़ा कौन जीता, चौहान वंश में भी हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ना होता है। इनके कवि होते हैं जिनका नाम चंदबरदाई होता है, जिनके द्वारा पृथ्वीराज रासु लिखी जाती है। ठीक है मित्रों, तो हमने गजनबी पढ़ा, गौरी को पढ़ा, वीडियो को देखेंगे, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, मित्रों को सारे अपने दोस्तों के बीच में बताएंगे कि एक एकलव्य क्लासेस ऑनलाइन चैनल भी है जो एक निरंतर सीरीज देने का आपको प्रयास करने जा रहा है आपके प्यार पर। ठीक है, तो आप ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। पहले वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया है, इसमें भी आशा करते हैं आप प्यार दिखाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।